को नोट कीजिए। ठीक है, एक स्फीयर बनाइए, उस स्फीयर के अंदर चार्ज दिखाइए, पॉजिटिव चार्ज। एक छोटी सी एलिमेंट्री वॉल्यूम दिखाइए dv, और एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया दिखाइए सरफेस पर ds। तो ये क्लोज सरफेस S है, इसमें एक बॉन्डेड वॉल्यूम V को घेरा हुआ है, इसके अंदर एक चार्ज है, और इस क्लोज सरफेस S से एक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस चार्ज की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, जो कि टाइम का फंक्शन है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है बाहर, इसलिए ये टाइम के साथ चेंज कर रही है। तो कल हमने समझा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जितना टोटल करंट इस क्लोज सरफेस S से बाहर आ रहा है वो एक चार्ज के इक्वल है जितना एक सेकंड में इस बॉन्डेड वॉल्यूम से कम हो रहा है। ठीक है, तो वही हमने स्टेटमेंट ये नीचे दिया है, इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, the net current flowing out normally of a closed surface is equal to negative time rate of decrease in charge q in the bonded volume V enclosed by that surface। ये सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट लिखा है। तो मान लीजिए ds और dv, ठीक है, एलिमेंट्री एरिया और एलिमेंट्री वॉल्यूम है। So let ds and dv are the elementary area and elementary volume respectively। तो हमने सबसे पहले करंट निकाला, ठीक है, कि कितना करंट जो है वो क्लोज सरफेस S से बाहर आ रहा है। So let I is the current flowing out of closed surface S, then I is equal to क्लोज इंटीग्रल इसको क्लोज इंटीग्रल कर लेना, क्लोज इंटीग्रल J डॉट ds। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, जहां वेयर J इज दी करंट डेंसिटी इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना करंट आ रहा है। तो अगर वो J है तो ds से कितना आएगा, J डॉट ds। तो पूरी क्लोज सरफेस S से कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल J डॉट ds। ये हमारा करंट हो गया जो कि क्लोज सरफेस S से बाहर आ रहा है। अब हम निकालेंगे कि बॉन्डेड वॉल्यूम V में कितना चार्ज है। ठीक है, तो लेट Q इज द चार्ज इन बॉन्डेड वॉल्यूम V।
तो हमने एक एलिमेंट्री वॉल्यूम ले रखी है dv, तो उस एलिमेंट्री वॉल्यूम dv में चार्ज होगा रो dv। तो पूरा वॉल्यूम v में चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल रो dv। तो यहाँ मैंने रो टाइम का फंक्शन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि करंट बाहर आ रहा है, तो ये जो रो है ये टाइम के साथ चेंज हो रही है। सो वही नीचे लिखा हुआ है, वेयर रो टी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमारे पास करंट भी आ गया है जो क्लोज सरफेस एस से बाहर आ रहा है, और चार्ज भी आ गया है जो बॉन्डेड वॉल्यूम वी में है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि जितना करंट क्लोज सरफेस एस से बाहर आ रहा है वो उतना ही चार्ज है जो 1 सेकंड में बॉन्डेड वॉल्यूम वी से कम हो रहा है। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, सो हमने ये इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमें मिला I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो इक्वेशन 1 से I हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल j डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल रो डी वी। नाउ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई बेटा। क्यों लगाई, क्योंकि LHS में ds है और RHS में dv है, तो हम दोनों को dv में ले आते हैं तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। तो मैंने ये जो LHS में ds है इसे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लिया। तो कल मैंने थ्योरम जो बताई थी उससे ये कन्वर्जन किया मैंने, क्लोज्ड इंटीग्रल j डॉट डी एस हो गया डाइवर्जेंस j dv गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल रो dv। अब हमने दोनों साइड्स को कंपेयर किया। ठीक है, काटना मत क्योंकि इंटीग्रल कभी कटता नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। सो जब कंपैरिजन किया तो हमें मिला कि डाइवर्जेंस j जो है वो माइनस डी रो टी बाई डी टी के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये बना डाइवर्जेंस j प्लस डी रो टी बाई डी टी इक्वल टू 0। so this represents equation of continuity। अब हमें अपनी वो बात कहनी है कि अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बॉन्डेड वॉल्यूम में वो भी टाइम के साथ चेंज करेगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी तो आएगी, मॉडिफाइड लॉ। ठीक है, तो वो वाली बात अभी हमें आगे कहनी है इसमें। ये वाली बात तो आ रही है नॉर्मल जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उससे, जो सिर्फ ये मानता है कि करंट सिर्फ कंडक्शन होता है, जो सिर्फ तारों में होता है, जो आप भी मानते थे अब तक 12वीं तक। बट आपने अब पढ़ लिया कि करंट जो है वो वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में भी होता है जब उसको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो वो हमें दिखाना होगा। आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़े। यस सर। नो सर। ठीक है, लिखो लिखो। सर हो गया। ठीक है, फिर ये लिखेंगे केस 1।
हमने दो केस बनाए हैं। केस वन है, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम द टाइम वेरिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो टी as charge is leaked out indicates a time varying electric field ET which is equivalent to displacement current। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में का केस है, देखो मैंने आपको बताया था ना कंडक्टर में भी होता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन ये बहुत बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए मैं कंडक्टिंग मीडियम की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहने को कह सकता हूँ कि हाँ कंडक्टिंग मीडियम में भी ये बात लगेगी, लेकिन मुख्यतः ये बात हमारी डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम में लगेगी, क्योंकि वहीं पे इसकी मैग्नीट्यूड अच्छा खासा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो हमने कहा कि अगर ऐसे केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज करेगा, तो जिसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में कही है बात। सो सेकंड पैराग्राफ में, लेट JC एंड JD आर दी कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटीज रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए कंडक्शन करंट डेंसिटी JC है और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD है, तो J को ना अब आप दोनों का सम लोगे। सो ये जो पहली इक्वेशन आपने नीचे बनाई थी उसी में मैंने J की जगह रख दिया डाइवर्जेंस JC प्लस JD इक्वल टू माइनस D रो T बाई DT। ना बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंडक्शन करंट डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा E। ये क्यों हो रही है? क्योंकि कंडक्शन करंट डेंसिटी आ रही है जो करंट बाहर आ रहा है क्लोज सरफेस S से, ठीक है, तार में जो है, जो तारों में है, और मान लीजिए उस तार के मीडियम की कंडक्टिविटी सिग्मा है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। ठीक है, सो मान लीजिए उस तार के कंडक्टिविटी सिग्मा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होती है तो J जो है ये सिग्मा E होता है। ये ओम्स लॉ से आ रहा है, ओम्स लॉ जो आपने V बराबर IR पढ़ा था 12th में, उसी को जब फर्दर सॉल्व करते हैं ना तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, ये J बराबर सिग्मा E। अभी मैं आपको इसको यही बता सकता हूँ कि आप ना V इक्वल टू IR में R को ना रो L अपॉन A करो, ठीक है, मैं ऐसा ही समझा सकता हूँ मैं। अभी V अपॉन L कर दो और I अपॉन A कर दो, तो V अपॉन L तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और I अपॉन A J हो गया और 1 अपॉन सिग्मा रो हो गया। ठीक है, तो ये सिग्मा E के साथ गुणा होकर J के बराबर आ जाता है। इस तरह आया है ये फॉर्मूला V इक्वल टू IR से। ठीक है, अभी वो सब नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है, तो ये ओम्स लॉ से आ रहा है। याद रखिएगा न्यूमेरिकल में कि कंडक्शन करंट डेंसिटी जो है वो सिग्मा E होती है। अच्छा, ये जो JD है ये आपने पिछले टॉपिक टर्न पे निकाल ली थी। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट D फाई E बाई DT। तो फाई को मैं E डॉट A लिख सकता हूँ, ठीक है, E इंटू एरिया। नाउ JD है यूनिट एरिया, वो तो ID है, लेकिन JD क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया। तो एरिया को 1 मानोगे तो A खत्म हो गया, D बाई DT आ गया, तो JD होता है एप्सिलॉन नॉट D बाई DT। ये इस तरह से आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस D रो बाई DT। ठीक है, जो तुम कह रहे हो ना कि सर नोट्स दे दो सीधा, अगर मैं तुम्हें ये सब ना समझाऊं तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, अगर मैं सीधा आपको नोट्स दूंगा तो, इसलिए ये इसी तरह समझ लो, ज्यादा बेटर है। तो JC जो है सिग्मा E हो गया और JD जो है एप्सिलॉन नॉट D बाई DT हो गया। ना हमने अब केस 2 लिया है। केस 2 में मैंने क्या किया है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, सीधी सी बात है। तो बेटा अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाउंडेड वॉल्यूम में कांस्टेंट है टाइम के साथ, यानी कि चेंज नहीं कर रही है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि क्लोज सरफेस S से चार्ज लीक नहीं कर रहा है, तभी तो कांस्टेंट रह सकती है। भाई अगर चार्ज लीक करेगा करंट के रूप में तो ही तो रो चेंज हो रहा है और उसके चेंज होने से E चेंज हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर E कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है मतलब रो कांस्टेंट है। रो कांस्टेंट कब हो सकता है, जब चार्ज लीक ना करे। तो अगर चार्ज क्लोज सरफेस से लीक नहीं करेगा तो डाइवर्जेंस J 0 होगा, वही प्रूव हो रहा है, देख लो अगले पैराग्राफ में। ठीक है, सो हमने केस सेकंड लिया है स्टैटिक फील्ड के लिए। In case of constant or static electric field,
द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट विद टाइम। तो इसलिए डी रो टी बाई डी टी को हमने जीरो कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ जब डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो मिलेगा। तो ये बन गया डाइवर्जेंस जे इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस फॉर्म में आ जाती है जब चार्ज लीक नहीं करता है, विच इंडिकेट्स दैट करंट इज नॉट फ्लोइंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस एस। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ये दिखाना है। सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट लिखोगे, फिर आप उसकी इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इक्वेशन कैसे निकालोगे? पहले करंट निकालो, चार्ज निकालो, चार्ज का यूनिट टाइम निकालो और दोनों को बराबर कर दो। बराबर करके एक समीकरण बनेगी, उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये दो केस लेने हैं। एक केस लेना है डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, और एक केस मुझे लेना है स्टैटिक फील्ड के लिए, अगर फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा। तो ये इस तरह 3 पेज का ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। आंसर ये इस तरह से लिखा जाएगा।